नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4 को देखेंगे। और अध्याय 4 जो है किससे संबंधित है, इसमें हम देखेंगे स्थानीय मौसम और आकाश को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय मौसम कैसे जो है प्रभावित होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको यूपीएससी या फिर कोई अन्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा आपका, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों में जो भौतिक पर्यावरण होता है आपका, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मौसम ही जो है हमारे जो दैनिक जीवन, जो डेली की लाइफ स्टाइल हो, उसको क्या करता है, सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। उसको उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो। हमारे पहनने ओढ़ने, यानी हमारे क्या पहनेंगे, कपड़े कौन से कपड़े पहनेंगे, किस टाइप के काम करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, मौसम। ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा है, उस स्थान का मौसम कैसा है, वो प्रभाव डालता है। फिर आपने देखा है, आगे देखा है कि समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाओं में मौसम संबंधी क्या है, समाचार छपते रहते हैं। रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों से क्या है, मौसम की विविध घटनाओं का विवरण प्रसारित किया जाता है समय के अनुसार। इससे पता चलता है कि लोगों की जो है रुचि मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त करने में बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रसार क्यों होगा, जब उसकी रुचि लोगों में होती है। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं मौसम और जलवायु को देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। तो देखिए मौसम क्या होता है, जो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, निरंतर यानी परिवर्तनशील रहता है। और जलवायु क्या होती है, एक लंबे समय का जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है कि मौसम क्या है, निरंतर बदलता रहता है। यह परिवर्तन जो है कभी हर घंटे होता है, कभी दिन प्रतिदिन होगा। किसी स्थान के एक निश्चित समय की जो है वायुमंडलीय दशा को क्या कहेंगे, मौसम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मौसम क्या होता है। मौसम क्या होता है, जो लगातार जो है परिवर्तनशील रहता है, निरंतर बदलता रहता है, प्रति घंटे या फिर दिन प्रतिदिन जो है बदलता रहता है, उसी को क्या कहेंगे, हम मौसम कहेंगे। फिर इसके विपरीत जो है जलवायु क्या होती है, एक बड़े क्षेत्र यानी कि उसका एरिया जो है काफ़ी बड़ा होता है, या फिर प्रदेश मान सकते हैं, कि मौसम से संबंधित सभी सांख्यिकी यानी जो भी डाटा होता है उसका कुल योग होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह क्या है, औसत मौसम है। यानी कि जो जलवायु होती है वो भी मौसम ही है, लेकिन औसत मौसम है, यानी लंबे समय तक का डाटा जो होता है लिया जाता है, उसके बाद जो है उसके आधार पर जो है जलवायु किसी स्थान की निर्धारित की जाती है। फिर तथा इसकी जो विविधताएं हैं, यानी कि जो डाइवर्सिटी होती है, और विषमताएं जो यानी कि चेंजेस होते हैं, ही जलवायु है। ठीक है, यानी जो मौसम में जो परिवर्तन आता है लंबे समय में, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे जलवायु है। ये मिलकर ही किसी स्थान की क्या जलवायु विशेषता बताते हैं, यानी कि एक स्थान विशेष में एक अलग टाइप की जलवायु पाई जाती है। मौसम और जलवायु के मूल तत्व क्या है, एक समान है, यानी दोनों के जो तत्व होते हैं वो जिन पे यानी कि इनकी गणना की जाती है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि मौसम से ही तो जलवायु बना हुआ है। जलवायु का निर्धारण जो है मौसम के आधार पर ही करते हैं, लंबे समय के आंकड़ों को हम सहारा लेते हैं, उसके आधार पर करते हैं। फिर तापमान जैसे हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षण हो गया, बादलों का आवरण हो गया, यानी कि कितने घने बादल फैले हुए हैं उस क्षेत्र में, धूप हो गई, वायु दाब हो गया, और पवने मौसम और जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण तत्व, यानी इन्हीं तत्वों यानी इन्हीं एलिमेंट्स के आधार पर जो है किसी स्थान के मौसम की गणना करते हैं, किसी स्थान की जलवायु की गणना करते हैं। यानी कि क्या हो गए, मूल तत्व हो गए हैं। चलिए आगे दे रखें, देखिए वैज्ञानिकों द्वारा जो विश्व के विभिन्न मौसम केंद्र, बहुत सारे अलग अलग जगह के मौसम को मापने के लिए, निर्धारण करने के लिए वहाँ पे क्या है, केंद्रों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और मौसम और जलवायु के इन तत्वों से संबंधित सूचनाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे डेटा सेंटर होता है जहाँ से मौसम और जलवायु के जो है आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, मौसम केंद्र हैं वो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मौसम केंद्र। फिर वे स्थान है जहाँ मौसम के आंकड़े निरंतर आलेखित किए जाते हैं। तो समझ गए होंगे मौसम के केंद्र क्या होता है। फिर जलयानों हो गया, गुब्बारों और उपग्रहों द्वारा भी मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो आजकल क्या है, नए समय में क्या है, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में,
वो क्या करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में गति करते हैं और जो पृथ्वी पे किसी क्षेत्र विशेष के जो है जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उन आंकड़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और बाद में क्या है, कंप्यूटर के द्वारा जो है मौसम या फिर जलवायु के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह के मौसम या फिर जलवायु हो सकती है। फिर इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मौसम का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलेंगे, मौसम विज्ञान कहते हैं। तो जो व्यक्ति मौसम का अध्ययन करेगा कि आगे आने वाले समय में कैसा मौसम था होगा या फिर पीछे कैसे था, तो उसको अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे हम, उस विज्ञान को मौसम विज्ञान कहेंगे। जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा, मौसम विज्ञानी कहलाता है। फिर अब आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है तापमान, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके जो मौसम के जो तत्व होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में। तो तापमान एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वायु के तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे, तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो पहले ही पढ़ा भी होगा आपने ये। इस यंत्र का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि विभिन्न पदार्थों पर जो है तापमान के परिवर्तनों की भिन्न प्रतिक्रिया होती है, यानी अलग अलग तापमान पे अलग अलग जो पदार्थ जो है अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कि तापमापी यंत्र में जिस द्रव का उपयोग किया जाता है वह पारा होता है। तो आपने देखा भी होगा कि थर्मामीटर जिसका आप इस्तेमाल भी करते होंगे, तो उसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो क्या भरा होता है, पारा, ठीक है। तो पारे का इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर अल्कोहल का। तो अल्कोहल का कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम तापमान होता है तो वहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पे सामान्य तापमान रहता है पारा, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो होता है बहुत ही माइनस टेम्परेचर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तापमान कम होने पर भी वो जमता नहीं है, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, यानी बहुत माइनस में तो है टेम्परेचर लेकिन इतना नहीं है कि वो जम जाए, तो वहाँ पे पारा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, गर्म होने पर ये कांच की तुलना में है क्या है, तेजी से फैलते हैं ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, ये अधिक जो है फैलते हैं तथा ठंडे होने पर अधिक सिकुड़ते हैं, कांच के अंदर ये भरे होते हैं। तो पारा का क्या होता है, पारा बहुत ही तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा तो ये कांच की तुलना में तेजी से फैलेगा, और जब का तापमान कम होगा तो कांच के सापेक्षिक रूप से ये तेजी से सिकुड़ेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो परिणाम स्वरूप तापमान के अधिक होने पर क्या है, कांच की नली में द्रव क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि जब मान लो कि पारा भरा हुआ है, गर्म है ये क्षेत्र, तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, तो तापमान से मालूम पड़ जाएगा कि तापमान अधिक है, ठीक है। और जहाँ पे तापमान कम है तो ये क्या करेगा, पारा के क्या करेगा, तेजी से सिकुड़ेगा, नहीं नीचे चला जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, तथा तापमान के कम होने पर नीचे उतरता है। कांच की नली पर क्या है, आंशिक मापक बना रहते हैं, यानी कि ये जो नंबर्स लिखे होते हैं 100 डिग्री 90 डिग्री ऐसे, तो इनको बोलेंगे आंशिक मापक बना रहता है, यानी कि इनके आधार पर माप लेते हैं, जो तापमान को पढ़ने में मदद करता है हमें। तो ये आप सामान्य सी बात थी। फिर क्या है, तापमान को सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट अंशों में प्रकट किया जाता है। मुख्य रूप से तापमान को हम सेल्सियस में मापते हैं या फिर क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ये तापमान मापकों के दो प्रकार हैं, यानी कि दो तरह के हो गए, एक सेल्सियस पैमाना हो गया, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना हो गया। इनका नाम क्या है, इनके आविष्कारकों के नाम पर पड़ा है, यानी कि सेल्सियस जो तापमान मापते हैं हम सेल्सियस में, वो तापमान की खोज किसने की थी, तो सेल्सियस नामक व्यक्ति ने की थी। और फ़ारेनहाइट जो मापते हैं उसकी खोज किसने की थी, फ़ारेनहाइट विद्वान ने, वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर ही किया गया। अपने देश में हम सेल्सियस मापक का उपयोग करते हैं, तो आप देखते भी होंगे। तो भारत में जो है सेल्सियस में मुख्य रूप से जो है तापमान को मापा जाता है। यह दशमलव प्रणाली का मापक है। इस तापमापी में जो है समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक या जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा ये कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है, और जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म होकर भाप में बदल जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। फिर क्या दे रखा है, किसी भी स्थान पर जो है तापमान क्या है, निरंतर बदलता रहता है।
हम एक विशेष तापमापी के द्वारा जो है किसी स्थान के 24 घंटों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान का पता लगा सकते हैं, यानी कि उस स्थान पे सबसे अधिक कितना तापमान रहा और सबसे कम कितना तापमान रहा है। इस विशेष तापमापी शिखर को अधिकतम व न्यूनतम तापमापी कहते हैं, यानी कि अधिकतम टेम्परेचर यानी मैक्सिमम कितना गया तापमान उस स्थान पर, और या फिर मिनिमम कितना गया, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या है आगे दे रखा है कि जो तापमापी होते हैं यानी जिसे तापमान मापा जाता है, तो तापमापी के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य की किरणें इसके ऊपर सीधी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तापमान क्या गलत दिखा देगा वो। इसलिए इसे छाया में जो है धरातल से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर विशेष प्रकार के बनाए लकड़ी के बक्से या रोल्टर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसमें वायु आसानी से आ जा सकती है और तापमापी पर सूर्य की किरणें जो है नहीं पड़ती, यानी कि ऐसे ये बॉक्स के अंदर रखा जाता है तापमान को मापने के लिए किसी भी स्थान पे। आजकल जो है मौसम केंद्र या फिर मौसम विज्ञान वेधशालाओं में ताप लेखी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आजकल जो है मॉडर्न टाइम में इस टाइप के जो है ताप लेखी मापक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा तापमान का जो है निरंतर आलेखन होता रहता है, यानी कि लगातार पर चेंजेस होते हैं जो तापमान में, उसको वो रीड करता रहता है और फिर बाद में किसी स्थान के एक जो है क्या तापमान है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे में कितना अंतर आया वहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 24 घंटे में आलेखित अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर के द्वारा दैनिक तापांतर, यानी कि दिन भर में कितना, एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में अधिकतम तापमान कितना रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा, इसके अंतर यानी कि इनके डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे हम, दैनिक तापांतर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ताप परिसर। ठीक है, नहीं रेंज कितनी रही, परिसर का मतलब क्या होता है रेंज, तो ताप परिसर का जो है पता चलता है। किसी स्थान के जो है एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के योगफल को 2 से विभाजित करके उस दिन के औसत या माध्य तापमान का पता चलता है। अगर हमको किसी स्थान का माध्य तापमान निकालना है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो अधिकतम टेम्परेचर जो हो उसको लिखो प्लस न्यूनतम जो टेम्परेचर हो यानी मिनिमम हो उसको लिखो प्लस फिर बटे क्या कर देंगे 2 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा औसत। ठीक है, इसी प्रकार एक माह के अधिकतम और न्यूनतम तापमान से मासिक तापांतर निकाला जा सकता है, यानी कि महीने का है तो हम देखेंगे पूरे महीने में अधिकतम कितना तापमान गया है, फिर देखेंगे तो पूरे महीने में न्यूनतम तापमान कितना गया है, जोड़ देंगे दोनों को और 2 से उसको भाग कर देंगे। फिर वार्षिक तापांतर की गणना भी इसी तरह से की जा सकती है कि वर्ष भर में अधिकतम तापमान कितना गया है और न्यूनतम तापमान कितना गया है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तो रहा, हमने यहाँ पे देखा क्या कि तापमान की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तापमान को कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है वायुमंडलीय दाब। तो अगला जो तत्व है मुख्य मौसम का वो है दाब, प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वायुमंडलीय दाब का जो मापन कैसे होता है, वायु दाब मापी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका मापा जाता है। साधारण जो वायु दाब मापी यंत्रों में वायु दाब को मापने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है, यानी कि पारे का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है वायु दाब को मापने में, परंतु इनका उपयोग करना जो है आसान नहीं है। इसलिए क्या है, निद्रव वायु दाब मापी यंत्रों का अधिक प्रचलन है। ठीक है, क्योंकि इनके उपयोग में सुविधा रहती है, यानी कि आसानी से इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर क्या है, इस यंत्र में धातु से बना एक डिब्बा होता है, कैसे बनाया गया है उसके बारे में दे रखा है, तो ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं पवन की जो है दिशा और गति। तो पवन की दिशा और गति क्या है, देखो पवन 2 तरह से चल सकती है। पवन की या तो ऐसे चलेगी, क्षैतिज गति बोलते हैं इसको है, यानी कि धरातल है ये सरफेस है, तो सरफेस के जो है समानांतर चलेगी यानी कि पैरेलल चलेगी, तो क्या हो जाएगी ये क्षैतिज गति कहलाती है। फिर दूसरी गति क्या हो सकती है, वर्टिकल यानी ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, 2 तरह की मुख्य रूप से गति होती है। तो वायु की क्षैतिज गति को क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। अगर यानी कि हवा ऐसे चल रही है तो क्या कहेंगे, इसको पवन चल रही है। पवन सदैव क्या करेगी, हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा भी था। ठीक है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां से जो हवा किधर की ओर चलेगी, लो प्रेशर की ओर।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या कि मौसम के पर्यवेक्षकों के लिए जो है पवन की दिशा और गति का जो क्या है बड़ा महत्व, यानी जो मौसम का अध्ययन करते हैं उनके लिए जो है इन दोनों का बहुत ही महत्व है कि किस दिशा से चल रही है पवन है और कितनी गति से, यानी स्पीड क्या है। पवनों का नाम जो है उनके आने की दिशा पर रखा जाता है। हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर कोई पवन जो है पश्चिम दिशा से आ रही है तो उसको हमने नाम क्या दिया, पछुआ पवन एक बोला, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, जिस दिशा से आ रही होती है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि पवन पश्चिम दिशा से चल रही है तो उस पश्चिमी पवन या फिर पछुआ पवन कहा जाता है। जिस यंत्र से पवन की दिशा ज्ञात की जाती है उसे क्या बोलते हैं, वात दिग्दर्शी। तो इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि जो पवन की दिशा को मापने के लिए मापक यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, वात। वात माने क्या होती है, पवन, ठीक है, विंड। दिग्दर्शी यानी दिशा बताया कि किधर से चल रही है वो, तो वही लिखा हुआ। या फिर क्या बोल सकते हैं, वात दिग सूचक। सूचक का मतलब यही तो हुआ कि किधर से आ रही सूचना दे रहा है आपको। फिर वात दिग जो दर्शी होता है या फिर सूचक होता है कि तीर की नोक सदैव उस दिशा की ओर रहती है जिस दिशा से पवन आती है, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा कि कैसे मापते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको है, ठीक है। हमें तो मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि किस यंत्र से मापते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या उसका होता है। आगे दे रखा है पवन वेग मापिया। अब यहाँ पे क्या, अभी हमने ऊपर देखा दिशा, अब देखेंगे कि कितनी स्पीड से बह रही है। तो पवन वेग मापी के द्वारा जो है पवन की गति क्या है, मापी जाती है। पवन की गति जो है मुख्य रूप से किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। आजकल मौसम केंद्रों में जो है पवन की गति को मापने के लिए एक स्वचालित यंत्र का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। और इस यंत्र का नाम क्या बोलते हैं, पवन वेग लेखी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डाटा को प्रोवाइड कराता है कि किस स्पीड से जो है पवन बह रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप आगे दे रखे, आप पवन की गति के बारे में कुछ जानते होंगे पहले से ही, क्योंकि सरल पर्यवेक्षणों से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप धुएं को सीधे, अब देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर हम किसी स्थान पे लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो क्या ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, पवन अगर मान लो ऐसे बह रही है तो उसी के प्रभाव में वो ऊपर सीधे की ओर न जाकर के वो हल्का तिरछा की ओर, तिरछे ऐसे बहना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि पवन की स्पीड की वजह से, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ऐसी स्थिति में पवन की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम होती है। कभी कभी क्या है, आपको अपना छाता संभालने में कठिनाई होती है। जैसे जब कोई तूफान आ रहा होता है, आंधी आती है, तो उस समय आप देखे होंगे कि अगर छाता वगैरह लिए हैं तो पवन के साथ साथ वो भी उड़ जाता है, ठीक है। ऐसे समय में जो है पवन की गति कितनी होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है। आंधी में जब पेड़ उखड़ जाते हैं तब पवन की गति यानी कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, यानी बहुत ही तेजी से हवा चल रही होती है। तो अब हमने देखेंगे अगला जो तत्व है महत्वपूर्ण है कौन सा मौसम में, वो है आर्द्रता। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था आर्द्रता क्या होती है, वायु में जो उपस्थित जल होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आर्द्रता जो है 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी उसको हम मापा जा सकता है। पहला क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता होता है, दूसरा क्या होता है, सापेक्षिक बोलेंगे या फिर आपेक्षिक आर्द्रता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो क्या होती है, तो उसका अर्थ क्या है, वायु जो है, मान लो कोई वायु का कुछ एक पर्टिकुलर भाग लेते हैं, उसका वॉल्यूम है कुछ, उस वायु में कितनी मात्रा में जलवाष्प है, उसका भार है, ठीक है, जलवाष्प का, उसी को क्या बोलेंगे हम, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। तो वही लिखा, वायु के एक दिए गए आयतन में जल वाष्प का क्या है, कुल भार, इसी को क्या बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता। फिर इसे प्रायः ग्राम प्रति घन मीटर वायु में व्यक्त किया जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, ग्राम प्रति घन मीटर। लेकिन इस सूचक का सामान्यतः कम ही उपयोग होता है, आजकल जो है इसका इस्तेमाल कम होता है निरपेक्ष आर्द्रता का। यदि यह कहा जाए कि वायु में आर्द्रता 20 ग्राम प्रति घन मीटर है तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि पूरा तरह से अच्छी तरह से निरपेक्ष आर्द्रता में। इसलिए जो हम मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान समय में, आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक आर्द्रता का। इसीलिए दूसरा सूचक अर्थात आपेक्षिक आर्द्रता अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। तो निरपेक्ष आर्द्रता का इस्तेमाल क्या होता है, कम किया जाता है।
फिर आपेक्षिक आर्द्रता या फिर सापेक्षिक यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। तो प्रतिशत में इसको व्यक्त किया जाता है। ये क्या है, प्रतिशत में इसको हम काउंट करते हैं। यह वायु के एक निश्चित तापमान पर, यानी कि वायु है मान लो, उसमें कितना, उसका तापमान कितना है, उस तापमान पे वो कितनी ज़्यादा जो है आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है यानी कि धारण कर सकती है, उसी क्षमता को हम कहेंगे। ठीक है, तो धारण करने की जो कुल क्षमता होती है और उसमें जो है, चलिए आगे देख लेते हैं। आर्द्रता विद्यमान जो होती है साथ में के बीच के अनुपात को बताती है, यानी कि कितना जो है उसमें जो है वर्तमान समय में अनुपात है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कितनी जो है वो आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है, और वर्तमान समय में कितनी आर्द्रता है उसके प्रतिशत को ही निकालेंगे, यानी उसके अनुपात को निकालेंगे, तो उससे जो हमें क्या मिल जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता प्राप्त हो जाएगी। तो वही लिखा, उदाहरण के लिए वायु के एक इकाई यानी एक पर्टिकुलर यूनिट है कोई एक, ठीक है, उसका आयतन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान कितना वायु का है 25 डिग्री, और इस तापमान पर उसकी आर्द्रता धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो कितनी है, 20 ग्राम प्रति घन मीटर है, ये इसकी क्षमता हो गई। लेकिन इसमें आर्द्रता केवल कितनी है, यानी जो प्रेजेंट टाइम में कितनी है, वो 5 ग्राम है केवल। ठीक है, इस प्रकार हम सापेक्षिक आर्द्रता या फिर आपेक्षिक आर्द्रता को निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे और जो मैक्सिमम होती है उसको नीचे रखते हैं, जो अधिकतम होती है, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इसको काट पीट लेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 25 आ जाएगा, 25। और ये हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, यानी प्रतिशत, यानी 25% आर्द्रता है, ये हम बोलेंगे फिर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जब क्या है, जब किसी वायु में जो है जो प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा अगर परसेंटेज, तो 100 जो परसेंटेज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, जो वायु है वो कैसी है, संतृप्त है। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड हो गया, यानी कि उसको अब उसके अंदर और आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। फिर किसी स्थान की आर्द्रता जो होती है, आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी नामक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। इस यंत्र को क्या बोलते हैं, आर्द्रता मापी भी कहते हैं। ठीक है, यदि आर्द्र बल्ब का तापमान तेजी से घटता है तो आर्द्रता बहुत कम होती है। इसके विपरीत यदि इसका तापमान अधिक नहीं घटता तो आर्द्रता अधिक होती है। तो ये मापने का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब हम अगला तत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है, वर्षण। यानी कि वर्षण हम देखेंगे कि मौसम में किस तरह के वर्षण हो रही है। ठीक है, वर्षा, तो वर्षण अनेक रूपों में हो सकता है। ठीक है, वर्षण जो है, वर्षण के रूप अनेक हो सकते हैं, जैसे वर्षा हो सकती है यानी रेन, और दूसरा क्या हो सकता है हिमपात हो यानी ओले पड़े। ठीक है, और ओले भी बोलते हैं। हिमपात में क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक जो है बर्फ गिरती है, और ओले में क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर नुमा होते हैं बर्फ, वो गिरते हैं। वर्षा सहित वर्षण के अन्य रूपों को धातु से बने एक यंत्र द्वारा क्या है, मापा जा सकता है। यानी कि वर्षण को मापा कैसे जाएगा, तो एक यंत्र होता है धातु का बना, यानी कि, और उसके द्वारा हम मापते हैं इसको, और इस यंत्र को बोलते क्या है, वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी यंत्र में धातु का खोखला बेलनाकार बर्तन जो होता है लिया जाता है। इस सिलेंडर के अंदर पानी भरने के लिए छोटे मुंह का एक बर्तन होता है, और जिसके मुंह पर एक कीप रखी जाती है। ठीक है, एक कीप के माध्यम से जो है पानी इसके अंदर जाएगा, और फिर गिलास अलग से लगा होता है नापने का। कीप के मुंह की जो है परिधि जो है पानी भरने वाले बर्तन की नली की परिधि के क्या है, तो बराबर होती है। फिर क्या है, वर्षा का जल जो है कीप से होकर पानी भरने वाले बर्तन में क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। यानी ऐसे होगा, ये ऐसे ऊपर सा छोटा सा मुंह होगा इसका, और जितना बड़ा इसका सरफेस है उतनी ही बड़ी क्या होगी, कीप होगी। ठीक है, ये ऐसे। अब क्या होगा, पानी बारिश का पानी आएगा तो इस कीप के माध्यम से क्या होगा, डब्बे के अंदर जाएगा। ठीक है, और फिर इकट्ठा होने लगेगा। हम उसके बाद में काउंट करेंगे कि कितने समय में जो है कितना जो है पानी इसके अंदर भर गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दिन भर में अर्थात 24 घंटे में हुई वर्षा की वास्तविक मात्रा को नापने के लिए गिलास के द्वारा माप लिया जाता है। ठीक है, और वर्षा के हमेशा जो है मिलीमीटर में मुख्य रूप से मापी जाती है, यानी मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, उसके बाद में हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वही है कि इसको यहाँ पे वही मापने का मेन हमको याद रखना है कि किस में मापी जाती है, तो मिलीमीटर में ही नापा जाता है। ठीक है,
और फिर आगे दे रखा है कि किसी स्थान के कुल वर्षण को मापने के लिए वर्षा के अलावा हिमपात और ओलों को जो है पिघलाकर उसकी मात्रा को भी जोड़ा जाता है। अगर हिमपात हो रहा है और ओले पड़ रहे हैं तो उसको भी पिघला के उसको मात्रा यानी जोड़ा जाएगा कितना मात्रा में बारिश हो रही है। फिर वर्षा मापी को पेड़ों और मकानों से दूर खुले और समतल स्थान पर रखा जाता है, यानी कि वहाँ पेड़ नहीं होने चाहिए, मकान वगैरह नहीं होने चाहिए, खुले स्थान पर जो हम उसको रखते हैं यंत्र को। और इसे सामान्यतः जो है धरातल से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रतिदिन आकाश की दशा जैसे धूप और बादलों के आवरण का भी अभिलेख रखा जाता है, यानी कितनी मात्रा में बादल हैं, ठीक है, धूप कितनी निकली है, इन सब चीज़ों की बातों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रतिदिन मौसम के सभी अभिलेखों के आधार पर जो है मौसम का विवरण तैयार किया जाता है। हम देखा नहीं, हमने तापमान को देखा कितना होना चाहिए, वर्षण कितनी होनी है, दाब कितना होना चाहिए, पवन का वेग कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों के आधार पर जो हम मौसम का क्या करते हैं, एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। इन विवरणों को क्या है स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इनमें स्थानीय मौसम की जानकारी मिलती है। तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में बताते हैं कि आज का मौसम यहाँ का इस स्थान का ये रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, धूप तेज होगी, गर्मी होगी, क्या होगा उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इस वाले हमने चैप्टर में मुख्य रूप से क्या देख लिया, मौसम को मुख्य रूप से जो है देख लिया है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं जलवायु को देख लेते हैं। तो यदि कई वर्षों के मौसम के विवरण को, यानी कि जो मौसम का डेली का डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको जो है कई वर्ष यानी कई सालों तक जो है इकट्ठा कर लिया जाए तो इनमें क्या है जलवायु की सामान्य दशाओं को जानने में बहुत सहायता मिलती है। एक एवरेज निकल आएगा कि इस स्थान पे इतनी बारिश होती है, इतनी धूप होती है, इतनी ठंड होती है, ठीक है, इतनी आर्द्रता रहती है, इस स्पीड की पवनें चलती हैं। तो ये क्या होगी, एक सामान्य सी बात निकल आएगी वहाँ से, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, जलवायु बोलेंगे उस स्थान की। फिर ये लिखा आप किसी स्थान के दिन और रात की अवधि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर निकाल सकते हैं। यदि आप एक वर्ष तक प्रत्येक महीने की किसी एक तिथि को लेकर एक आंकड़ों को क्या करते हैं एकत्र करें तो आपको उसमें एक प्रतिरूप यानी कि पैटर्न दिखाई पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, दिन की अवधि क्या होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जो अवधि होती है यानी दिन की अवधि होती है वो रात की अवधि से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ठंड की बात करते हैं, अगर शीत ऋतु की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि दिन की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और रातें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि शीत ऋतु में इसका उल्टा होगा, अर्थात रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। शरद और जो बसंत का टाइम होता है उसमें ऋतु में दिन रात की अवधि लगभग बराबर होगी, यानी कि 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की ही क्या होती है, रात होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं रात्रि आकाश। तो बादल रहित रात रहित आकाश में आपको असंख्य तारे दिखाई पड़ते हैं। जब यानी कि बादल नहीं होते हैं आकाश में तो उस टाइप के क्या हमको बहुत से तारे दिखाई देते हैं। इनमें बहुत कुछ होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं उतने चमकीले नहीं होते हैं। कुछ तारे जो हैं क्या समूहों में दिखाई पड़ते हैं, यानी एक पास ही इकट्ठा होते हैं बहुत सारे तारे, और तारे के इन समूहों को क्या बोलते हैं, तारा मंडल। तो आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, ये तारा मंडल बोलते हैं उसको है। आकाश में जो है अनेक तारा मंडल हैं, इनमें से कुछ को क्या है आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है, यानी कि हम देख सकते हैं। इनमें से एक क्या है, हमारे सबसे महत्वपूर्ण तारा मंडल है, कौन सा है, सप्तऋषि तारा मंडल, ठीक है। इसमें क्या है 7 तारे हैं तो उसको नाम रख दिया कि कितना, सप्तऋषि तारा मंडल बोल दिया। इस तारा मंडल के अग्रभाग यानी आगे वाले हिस्से में, ठीक है, तो आगे वाले हिस्से में 2 तारे हैं और इन्हें जिन्हें क्या बोलते हैं, संकेतक कहते हैं। यह सदैव ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, यानी कि वो किसी को किस दिशा को दिखाते हैं, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर एक तारा ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 तारे हैं और ये दो तारे होते हैं जो वो संकेतक कहलाते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा क्या है, अपेक्षाकृत चमकीला तारा है, वो हमेशा क्या है बहुत ही यहाँ से दिखाई देगा, पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। यह सदैव उत्तर ध्रुव के ऊपर चमकता है, ठीक है। तो उसकी दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि देखिए हमारी जो पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, मान लो, ठीक है, ये ऐसे अक्ष है, इसी की परितः क्या करती घूमती है, वो चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे गोला का, पश्चिम से पूर्व की दिशा में वो घूमती है। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लो खड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई तारा होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये पोजीशन बदलती रहेगी। लेकिन अगर तारा अगर यहाँ पर जो अक्ष है उसकी सीध में अगर होगा तारा, ठीक है, तो वो हमेशा इस व्यक्ति को हमेशा इसी स्थान पे दिखाई देगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। तो ध्रुव तारा हमेशा हमें दिखाई देता है, हमेशा एक स्थान पे ही दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि वो जो ये अक्ष बना हुआ है, ठीक है, इस अक्ष के साथ साथ उसकी स्थिति, यानी कि उसके साथ ही इसकी स्थिति है। इस वजह से जो है हमको ये हमेशा एक स्थान पे ही दिखाई देता है। इसकी दिशा कभी नहीं बदलती, इसकी स्थिति इसीलिए नहीं बदलती है क्योंकि ये अक्ष पृथ्वी के जो अक्ष है उसके साथ में है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। सप्तऋषि मंडल की स्थिति क्या है, समय समय पर क्या होगी, बदलेगी। ठीक है। तो वही बदलती रहती। लेकिन जो ध्रुव तारा होता है वो क्या है, सदैव उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर ही संकेत करता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर की ओर क्यों संकेत करेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है, ये उसका अक्ष है, पृथ्वी इसी अक्ष के प्रति घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर कोई चीज होगी तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, कल वो व्यक्ति इधर हो जाएगा, तो उसके लिए ये पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो जो ध्रुव तारा है वो यहाँ पर है, तो चाहे वो व्यक्ति की पोजीशन बदल करके यहाँ पे आ जाए या फिर कहीं पर और हो जाए, उसको ये हमेशा एक ही स्थान पे दिखाई देगा। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में हम रात के समय भी बादल विहीन आकाश में ध्रुव तारे को देखकर उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। यानी कि रात में अगर हम खो जाते हैं कहीं, तो हम अगर बादल नहीं है उस स्थान पे, साफ मौसम है, तो हमको ध्रुव तारा दिखाई दे देगा। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि उत्तर दिशा किधर है। उत्तर अगर मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है। और उत्तर के जो है राइट साइड में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा आपका ये, और इसके पूर्व के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, पूर्व के उलट हो जाएगा पश्चिम। तो इससे क्या होगा, आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा और आप अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। तो रात में जो है इसका इस्तेमाल लोग पहले करते थे, आज भी करते हैं। अगर कहीं खो जाता है कोई व्यक्ति, तो अगर उसको नहीं रास्ता पता है, किसी तरह से किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से वो अपना रास्ता ढूंढ सकता है। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं भी ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाना। एक बार आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी अगर आपको यूपीएससी निकालना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।